वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, पहले हम आपको राष्ट्रवाद का अर्थ बताएंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा या राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, या कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। पहले समय में क्या होता था, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पहले राजा के प्रति निष्ठा की भावना रखते थे, लेकिन राष्ट्रवाद जिस समय राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके बाद लोग राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखने लगे। अब चलते हैं राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ? 18वीं शताब्दी में पूर्वी और मध्य यूरोप में समाज कितने भागों में विभाजित था? 2 वर्गों में विभाजित था, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। कुलीन वर्ग उसे कहा जाता है जिनके पास अधिक संपत्ति होती थी, और कुलीन वर्ग जिनमें पादरी आते थे, और कुलीन वर्ग ही के लोग राजा बनते थे, और जो निम्न वर्ग था वो जनता कहलाती थी। तो कुलीन वर्ग जो भी राजा रहता था, जो भी नियम कायदे कानून बनाता था, वह किनके वर्गों के अधीन रहकर? कुलीन वर्ग, यानी कि उन्हीं अपने ही लोगों के लिए वह कानून नियम बनाता था, जिससे क्या था, निम्न वर्ग के लोगों को वह अनदेखा करता था। कोई भी अधिकार थी, चाहे स्वतंत्रता थी, चाहे आर्थिक स्वतंत्रता थी, मतलब कि राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता, सभी में वह केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही अधिकार प्रदान करता था, और निम्न वर्ग के लोगों को हर अधिकारों से वह वंचित करता था। बाद में क्या हुआ? बाद में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में 1789 में फ्रांसीसी जब क्रांति युद्ध हुआ, उस समय उदारवाद का थोड़ा थोड़ा सा जन्म होने लगा था। मतलब कि उदारवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में उमड़ने लगी थी। अब ये है कि उदारवाद का जन्म किसके द्वारा हुआ? उदारवाद का जन्म मध्यम वर्ग के द्वारा हुआ। जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया है कि निम्न वर्ग जब कुछ पढ़ने लिखने लगी थी, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगी थी, तो उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता था, तो वो पैसा किस में लगाती थी? थोड़ा सा व्यापार में लगाती थी, जिससे वो क्या, उनके पास पैसे आने लगे, जिससे वह पढ़ने लगी, शिक्षित होने लगे। जब वो शिक्षित होने लगे तब उनके मन में ये भावना आने लगी कि राजा के प्रति नहीं समर्पण की भावना होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। मतलब कि मध्यम वर्ग के द्वारा ही उदारवाद का जन्म हुआ। अब चलते हैं कि उदारवाद का अर्थ क्या कहलाता है। उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सभी के यानी कि सभी वर्गों को कानून के समक्ष सभी अधिकार प्राप्त होना। मतलब कि जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाएं वो सभी वर्गों में एक समान लागू होना चाहिए, उसे हम उदारवाद कहते हैं। उदारवाद कहते हैं समाज उस समय किस समय समाज 3 वर्गों में विभाजित हुआ। जब उदारवाद का जन्म हुआ तो उस समय समाज 3 वर्गों में विभाजित हो गया। एक है कुलीन वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग के द्वारा ही उदारवाद का जन्म हुआ। मध्यम वर्ग में ही उदारवाद की राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जिससे राष्ट्र के प्रति लोग समर्पण की भावना रखने लगे। उन लोगों का ये मानना था कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पहले क्या समय होता था कि राजा लोग ही, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार सबको नहीं होता था, केवल जो उच्च श्रेणी के लोग होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी, वही वोट डाल सकते थे, और निम्न वर्ग के लोग जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी वो लोग वोट नहीं डाल सकते थे, और यहाँ तक कि स्त्रियों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था, जिसका उदारवाद ने मांग की। उदारवाद सभी को समान रूप से समान अधिकार देना चाहता था, आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। मध्यम वर्ग ही जो था उदारवाद को महत्व देता था, इसलिए वह इन सभी मांगों को मांग करता था। और उदारवाद जो है, उदारवाद में ये था कि बाजार, जो आर्थिक बाजार है, उसमें पैसा सभी वर्ग के लोग लगाएं। वो खुली आज़ादी चाहता था कि चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे कुलीन वर्ग हो, चाहे जो जिनके पास संपत्ति हो चाहे ना हो, अगर वो भी अपना व्यापार करना चाहता है, अपना पैसा बाजार में लगाना चाहता है, तो वो लगा सकता है। लेकिन
राजतंत्री शासन में ऐसा कुछ नहीं था। राजतंत्री शासन में निम्न वर्गों को बाजार में खुली आज़ादी नहीं थी। उन्हें हर प्रकार से, चाहे सामाजिक क्षेत्र में चाहे आर्थिक क्षेत्र, हर प्रकार से उन्हें दबाया जाता था। 1815 ईसा में नेपोलियन की हार हुई और 1815 में वियना की संधि हुई। कुछ यूरोपीय शक्तियां थी, प्रशा, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इन्हीं सब ने मिलकर नेपोलियन को परास्त किया था और इन्हीं ने ही वियना की संधि कराई थी। वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ कौन था? नई रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद और उदारवाद दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से मिलती जुलती थी, इसीलिए आप इसे राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं या उदारवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। अब आता है क्रांतियों का युग। 1830 में फ्रांस में प्रथम युद्ध हुआ जिसमें राजा बूर्बो था। उदारवादी जो विचारधारा थी वो राजा बूर्बो के बिल्कुल खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने उस राजवंश को उखाड़ फेंका और उसकी जगह लुई फिलिप को राजतंत्र का शासन बना दिया। अब राष्ट्रवादी का उदय इसी प्रकार और बढ़ता गया, उसका विस्तार होता गया और फैलाव होता गया। जर्मनी, इटली, फ्रांस, हर जगह उदारवादी और राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास होता गया। राष्ट्रवादी उदारवादी विचारधारा का विकास करने में नहीं निभाई थी, बल्कि इसके साथ साथ अनेक विचारधाराएं थी, जैसे कि उदारवादी विचारधारा थी और किसी ने युद्ध के माध्यम से इस विचारधारा को और फैलाया, किसी ने कहानी के माध्यम से, किसी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, किसी ने समाचार पत्रों के माध्यम से इस विचारधारा का फैलाव किया। जगह जगह जन विद्रोह होने लगा, क्योंकि इस विचारधारा जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, इस रूढ़िवादी विचारधारा के सभी लोग खिलाफ होने लगे थे, जिससे यह जो राष्ट्रवाद था, उदारवाद था, वह एक जन आंदोलन बन गया, एक क्रांति का युग बन गया उस समय। और इसका मुख्य कारण यह था क्योंकि उस समय 1848 में उस समय इतनी आर्थिक संकट थी कि भूख थी, लोग भूखे मर रहे थे, बेरोजगारी इतनी फैल गई थी कि लोगों के पास काम नहीं था, उन लोगों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं थी, इतनी बेरोजगारी हो गई थी, जिससे जनता के मन में और आक्रोश आ गया, जिससे लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने रूढ़िवाद विचारधारा को उखाड़ फेंकने का निर्णय किया और वह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने की